स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा है हमारा, एक तो अर्बन माइग्रेंट्स हम डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल में आए हैं। सेकुलर फंडामेंटलिज्म ये डिस्कस करेंगे। ब्रू क्राइसिस, जो ब्रू कम्युनिटी मिजोरम में उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं 1997-98 के बाद, तो काफी ब्रू कम्युनिटी वहां से भाग गई थी त्रिपुरा में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को हम डिस्कस करेंगे। लेबनान ब्लास्ट हम डिस्कस करेंगे। जीआई टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और चाइना ताइवान डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड जो रिजर्वेशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में हमारे पास मोदी जी ने कल, आपको जैसा पता होगा, राम मंदिर जो अयोध्या में बिल्ट होना है तो उसका भूमि पूजन था कल। तो मोदी जी ने बोला है कि मॉडर्न सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर है जो राम मंदिर अब बन रहा है अयोध्या में, मॉडर्न सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल कल से स्टार्ट हो गया है। तो ये एक न्यूज में था। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हालांकि कल तारीफ करी। पॉलिटिक्स होती रही है लगातार राम मंदिर को लेकर। कांग्रेस पार्टी भी लगातार कई बार विद्रोह करती रही है। कांग्रेस पार्टी के वकील भी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को लेकर डिले प्रोसेस करते रहे हैं, लेकिन कल सभी ने राम की तारीफ करी है। तो ये एक चेंज ऑफ हार्ट हमें देखने को मिला अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों ने अभी भी क्रिटिसाइज करा है, सोशल मीडिया में कैंपेन भी चल रही थी उसको लेकर। उसके अलावा कश्मीर जो है अंडर सिक्योरिटी ब्लैंकेट है कल, क्योंकि जो कल 5 अगस्त थी, तो 5 अगस्त को हमारे पास दो डेट, ये कोइंसिडेंस था कि 5 अगस्त को ही भूमि पूजन था अयोध्या को लेकर, और पिछले साल 5 अगस्त को ही कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A खत्म हुआ था। तो 5 अगस्त की डेट थी, और कल क्योंकि एक साल हो रहा था कश्मीर में आर्टिकल 370 35A खत्म हो रहा था, तो एक ऐसा डर था स्टूडेंट्स कि वहां पर कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, वो वहां पर धरना प्रदर्शन वगैरह कर सकते हैं या कुछ माहौल खराब कर सकते हैं कुछ लोग वहां पर। तो इसलिए जरूरी था कि वहां पर सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी जाए तो किसी को मौका ही ना मिले धरना प्रदर्शन करने का, ठीक है। तो इसीलिए कश्मीर में पूरा सिक्योरिटी ब्लैंकेट था। और हमने कल डिस्कस भी करा था कि वहां पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा हुआ है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मतलब होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में कई लोगों को लिया हुआ था अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कि 1978 में जम्मू कश्मीर में पास हुआ था। तो ये सारी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा फ्रंट पेज में ही हमारे पास, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट को कहा है, वृंदा करात ने एक प्ली फाइल करी है कोर्ट में, क्योंकि दिल्ली के दो नेता थे, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा। उन्होंने दिल्ली के इलेक्शन के टाइम पर कुछ नारे लगाए थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ऐसे आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कि उन्होंने ऐसे नारे लगाए हैं, लोगों को भड़काया है। तो वृंदा करात की प्ली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट को बोला है कि आप डिसाइड करिए, ठीक है। उसके अलावा सेंटर ने कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी थी कि जो बिहार में पटना में उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है, वो जो केस है वो मुंबई ट्रांसफर किया जाए। तो उसी केस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार सरकार की रिकमेंडेशन जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस में बिहार सरकार बिहार में एफआईआर लॉन्च हुई थी। हालांकि मुंबई में अभी तक मुंबई पुलिस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अभी तक एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट करा है कि ये अननेचुरल डेथ लगती है, ऐसा नहीं लगता है, सुसाइड है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए और 1 हफ्ते के अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट के में प्रेजेंट करने हैं मुंबई पुलिस ने, ठीक है। और इस बीच सेंट्रल गवर्नमेंट बता चुका है सुप्रीम कोर्ट को कि बिहार सरकार की रिकमेंडेशन जो थी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, वो सेंटर ने एक्सेप्ट कर ली है। तो अब सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगा, बाकी सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होने वाला है। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स जो पहली बार हमारे चैनल में हैं, वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को जरूर मार्क करें ताकि जो भी हम वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल, फ्री प्रिपरेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम वीडियोस वगैरह, पीडीएफ फाइल वगैरह वो सारी चीजें अपलोड करते हैं। उसके अलावा हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में इजीली आपको मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें यूपीएससी का भी आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, बैंक एसएससी के भी सिलेबस मिलेंगे, एसएससी के भी आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, और ओनली क्वांट का चाहें तो वो भी आपको सारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फाइल,
मॉक टेस्ट, वो सभी चीजें आपको मिलेंगी। और जितनी भी फैकल्टीज हैं सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, 15 ईयर्स 20 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सभी फैकल्टीज को। तो ये एक एडिटोरियल है हमारे पास, अर्बन माइग्रेंट्स एंड रिचुअल टग ऑफ होम। तो यहाँ पर ऑथर ने क्या कहने की कोशिश करी है, यहाँ पर ऑथर का कहना है कि जब कोविड-19 वाली सिचुएशन हुई, कोविड-19 मार्च में फैला और लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तो प्रॉब्लम क्या थी, क्या लोग जो है पैदल पैदल अपने घरों के लिए निकले, तो उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे क्या ये रीजन था कि लोगों के हाथों से नौकरी निकल गई थी, या इनसिक्योरिटी, सिटी में पूरी इंडस्ट्री वगैरह बंद हो गई थी, तो क्या ये रीजन था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि ये सारे रीजन इसमें नजर नहीं आते, क्योंकि शायद हमने कुछ चीजें उस समय मिस कर दी। क्योंकि अगर हम स्टडी करें कि जो माइग्रेंट्स पैदल पैदल निकल रहे थे तो ज्यादातर सिंगल यूथ थे, सिंगल मतलब अनमैरिड लोग थे, या फिर जो मैरिड थे तो वो अकेले सिटीज में वहां पर नौकरी कर रहे थे। तो ऐसे सिंगल लोग पैदल पैदल निकले, विमेन काफी कम थी जो कि पैदल पैदल घर के लिए निकले। उसके पीछे रीजन ऑथर ये बताता है कि एक तो डर ये था लोगों के अंदर कि अगर, क्योंकि एक पैनिक उस समय बीमारी को लेकर, कोविड-19 को लेकर, क्योंकि किसी को कुछ मालूम नहीं था, तो एक डर फैल गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बीमारी की वजह से मर जाएं और हमारे अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोई ना हो। क्योंकि सिटी में बहुत सारे सिंगल लोग जो माइग्रेंट्स हैं नौकरियां कर रहे थे, ठीक है, और इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग नौकरियां करते हैं। हमें पता है इंडिया में 80% से ज्यादा जो सेक्टर है इनफॉर्मल सेक्टर है। तो इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है जैसे मजदूर हो गया, ठीक है, या रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर हैं जो अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल काम करते हैं। तो ये सब इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं। तो लोगों के अंदर ये डर फैला था कि अगर हमारी डेथ हो गई तो हमारा अंतिम संस्कार भी कौन करेगा। वहां पर नौकरी की बात नहीं थी, पैनिक लोगों के अंदर ज्यादा था, इस वजह से लोग पैदल पैदल घरों के लिए निकल रहे थे। लोगों को ये नहीं था कि हमारे घर में उन्हें अच्छे वहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग सिटी में रह रहे थे, नौकरियां कर रहे थे, माइग्रेंट्स जो, उनके घर की हालत तो और ज्यादा खराब थी, ठीक है। तो एक स्टडी किया गया तो उससे ये पता चलता है कि लोगों के घरों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन जो सिंगल लोग सिटीज में रह रहे थे, माइग्रेंट्स, मजदूर लोग, उन्हें लगता था कि घर जाने के बाद एटलीस्ट उनका अंतिम संस्कार तो हो पाएगा। एक डर था बीमारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से एक पैनिक फैल गया था। तो ये रीजन था। नौकरियां जाना, पैसा एक रीजन ऑथर कह रहा है कि ये नजर नहीं आता अगर हम स्टडी करें, ठीक है। और जो वुमेन, माइग्रेंट वुमेन जो सिटीज में ऑलरेडी रह रही हैं, वो क्योंकि अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो अरेंज मैरिज के थ्रू वहां पर सिटीज तक पहुंची हैं, बस्तियों में वो रह रहे हैं, नदी के किनारे चाहे कब्जा करके रह रहे हो, तो वो बेसिकली वहीं, वो लोग वापस नहीं गए क्योंकि वो फैमिली के साथ रह रहे थे। तो उनका एक सपोर्ट, जो विमेन थी वो अपने हस्बैंड को एक सपोर्ट दे रही थी कि अगर कुछ भी हो जाता तो वहां पर अंतिम संस्कार या कुछ भी करने के लिए वो वहां पर एटलीस्ट हैं। तो ज्यादातर वही सिंगल लोग पैदल पैदल घरों के लिए निकले हैं। तो ये ऑथर का कहना है। तो डर जो था बेसिकली एक पैनिक था बीमारी की वजह से, नौकरियों का, क्योंकि हमारे यहाँ पर नौकरियों की प्रॉब्लम तो हमेशा से रही है। तो माइग्रेंट्स हमेशा से, बहुत सालों से ये झेलते आए हैं, कई महीने, कई बार उनके पास काम नहीं रहा है तो ये झेलते आए हैं, तो वो नौकरी जाने का कोई डर नहीं था, ये ऑथर का कहना है। तो मोरलेस आपको एडिटोरियल में ये समझना है कि जो माइग्रेंट का इश्यू है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, जो माइग्रेंट्स पैदल पैदल अलग अलग सिटीज से अपने घरों के लिए निकले, तो ज्यादातर आपको ये समझना है कि सिंगल लोग थे, सिंगल अनमैरिड। मैरिड लोग भी वही पैदल पैदल जा रहे थे जिनकी वाइफ, अगर मैं बोलूं कि वाइफ, फैमिली बिहार में है, फैमिलीज बिहार में है, और मान लिया दिल्ली में वो यहां पर आ गए, उनकी वाइफ जो है बिहार में है, अब वो यहां पर अकेले, हस्बैंड दिल्ली में काम करता है, तो वही लोग पैदल निकले, या फिर सिंगल लोग पैदल पैदल निकले। और जो फैमिली, अगर माइग्रेंट्स दिल्ली में ही रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, तो वो पैदल पैदल बेसिकली नहीं निकल रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। उसके अलावा एक और एडिटोरियल है, सेकुलर फंडामेंटलिज्म। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये समझना है कि ये ऑथर कौन है इसके, मनीष शंकर अय्यर हैं, जो कि मोदी सरकार को लगातार क्रिटिसाइज करते रहे हैं और मोदी के काफी बड़े हेटर कहे जाते हैं।
तो 2014 में इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कहा भी था, जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, वहां पर पत्रकारों ने इनसे पूछा क्या मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने बोला था कि मोदी जी कभी भी लाइफ में प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, अगर वो चाय बेचना चाहते हैं हमारे कांग्रेस के अधिवेशन में आकर तो चाय जरूर बेच लें, हम चाय पियेंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके से मजाक बनाया था और सभी लोगों ने क्रिटिसाइज करा था, और उनके इस बयान की वजह से, मणिशंकर अय्यर के बयान की वजह से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ था और कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि मोदी जी ने इसे पॉलिटिकल रैलीज में इस बात को बहुत यूज करा था कि चाय बेचने वालों का, आम आदमी का मजाक बनाते हैं। तो उससे काफी वोट कैचिंग था बीजेपी के लिए, और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करा था लोगों ने कि क्या एक आम आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो ये लगातार न्यूज में था। तो यहाँ पर जो मणिशंकर अय्यर हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भूमि पूजन जो किया है वो गलत किया है, ठीक है, भूमि पूजन राम मंदिर का, तो वो एक तरीके से विरोध कर रहे हैं और एंटी गवर्नमेंट है या एंटी राम टेम्पल इसमें नजर आ रहे हैं कि इससे सेकुलर इंडिया जो है वो उसके आइडिया के ऊपर अटैक है, ठीक है। और मैं अपने बारे में भी अपने आप को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी से इसलिए जुड़ा क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा सेकुलर वर्ड का मतलब क्या है। सेकुलर वर्ड का मतलब होता है सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देना, सभी सर्व धर्म संभाव, सभी रिलीजन हमारे लिए इक्वल हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी रिलीजन इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। मतलब इंडिया का कल्चर एक पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से नहीं चल सकता। तो सेकुलर का मतलब ये है, जैसे अगर हम बोलें पाकिस्तान क्या एक सेकुलर कंट्री है, पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री नहीं है। पाकिस्तान जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, उनका स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर है इस्लाम, जैसे बांग्लादेश का भी रिलीजन डिक्लेयर है इस्लाम, अफगानिस्तान का भी रिलीजन, कंट्री का रिलीजन डिक्लेयर है बाय लॉ इस्लाम डिक्लेयर है। इंडिया का रिलीजन डिक्लेयर नहीं है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। तो ये सेकुलर का मतलब है। लेकिन हमारे यहाँ सेकुलरिज्म को एक गलत चश्मे से देखा जाता है और यहाँ पर सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक, मुस्लिम अपीजमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। मुस्लिम अपीजमेंट का मतलब क्या है? मुस्लिम अपीजमेंट का मतलब है कि जैसे राम टेम्पल का विरोध करना, ठीक है, और राम टेम्पल का विरोध करके मुस्लिम्स को खुश करने की कोशिश करना, मुस्लिम बात करना कि इस देश में रिसोर्सेज के ऊपर मुस्लिम्स का हक पहले है, जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा था, वो बेसिकली वोट बैंक को कैप्चर कर रहे थे, मुस्लिम वोट बैंक को, तो उसे बोलते हैं मुस्लिम अपीजमेंट। और कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, और उस सेकुलर पार्टी की हम सेकुलर इसलिए हैं क्योंकि हम जो सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। और बीजेपी जो है एंटी मुस्लिम है, वो हिंदुओं के हिसाब से चलती है, इसलिए वो कम्युनल पार्टी है, कम्युनल, ठीक है, ऐसा बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगते हैं। तो कम्युनल होना मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से चलना, और सेकुलर होना मतलब सभी रिलीजन के हिसाब से चलना। लेकिन इंडिया में सेकुलरिज्म वर्ड को मुस्लिम अपीजमेंट के उसमें काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो मणिशंकर अय्यर बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि राम टेम्पल बना रहे हैं, तो वो एक कम्युनल पार्टी है और हमारे जो सेकुलर जो फैब्रिक है उसके ऊपर एक तरीके से अटैक है। तो वही उन्होंने पूरा का पूरा एडिटोरियल में क्रिटिसाइज करा है। उसके अलावा ये एक न्यूज में रहा है, ब्रूस रिजेक्ट रीसेटलमेंट साइट ऑफर। तो आपको समझना है कि जो रिफ्यूजीज हैं मिजोरम में, तो पहले मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि ब्रूस कहां पर रहते हैं। देखिए ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये आपको दिख रहा होगा। तो ब्रूस जो रहते हैं ये आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, इस एरिया में ब्रूस बहुत सारे हैं। और ये देखा गया है कि मिजोरम की जो वहां की ट्राइब्स हैं, वहां के जो लोग हैं, वो ब्रूस को वहां का इंडिजिनस नहीं मानते, वो नहीं मानते कि मिजोरम को ब्रूस जो है बिलोंग करते हैं। तो 1997 और 98 के बाद से ब्रू जो कम्युनिटी थी, जो कि हालांकि वहां की इंडिजिनस कम्युनिटी है, उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं लगातार, और उनको इस वजह से बहुत सारे ब्रूस जो हैं त्रिपुरा में भाग चुके हैं। तो त्रिपुरा में वहां पर रिलीफ कैंप में रह रहे हैं बहुत सारे, और बहुत सारे यहाँ पे बॉर्डर में रिलीफ कैंप में मिजोरम में भी रह रहे हैं। तो लगातार वहां पर कैंपेन चलती रही है, सरकारें कोशिश करती रही हैं कि ब्रूस वहां पर वापस आए। लेकिन मिजोरम में पॉलिटिक्स की वजह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो नॉन ब्रूस पीपल हैं उनका वोट कैप्चर करने के लिए ब्रूस जो कम्युनिटी है उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोलते रहे हैं ताकि नॉन ब्रूस का वोट कैप्चर किया जाए।
और बोलते रहे ब्रूस हमारे यहाँ स्टेट को बिलोंग नहीं करते, उनको वहां से वापस खदेड़ना है। बहुत सारे ब्रूस का वहां पर कत्लेआम भी होता आया है, इस डर की वजह से वो ब्रूस वहां से भाग चुके हैं बहुत सारे, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वो ब्रूस वहां पर वापस आ जाएं। अब एक हमारा 2020 में ही एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था त्रिपुरा की सरकार के बीच में, त्रिपुरा की गवर्नमेंट के बीच में, मिजोरम की गवर्नमेंट के बीच में, सेंटर के बीच में, और जो ब्रू कम्युनिटी है वहां पर उनकी एक एसोसिएशन है। इन चारों के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था ताकि ब्रूस को वहां पर बसाया जा सके। लेकिन जो ब्रूस कम्युनिटी है उनका कहना है कि ठीक है एग्रीमेंट तो ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न अभी भी है, क्योंकि वहां के नेता उल्टा सीधा अभी भी हमारे बारे में कह रहे हैं। तो ये एक न्यूज में रहा। तो एग्जाम में यह आ सकता है कि ब्रू का जो क्राइसिस है, कम्युनिटी का क्राइसिस, ये किस स्टेट को बिलोंग करता है, मिजोरम को बिलोंग करता है। और वो त्रिपुरा में भी बहुत सारे भाग चुके हैं। ब्रूस कम्युनिटी जो ओरिजिनली है मिजोरम में भी रहती है, आसाम में भी, त्रिपुरा में भी। यहाँ पर जंक्शन के आसपास काफी ब्रूस कम्युनिटी है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा ब्रूस ने बोला है रिजेक्ट रीसेटलमेंट साइट ऑफर, क्योंकि उनको वापस बसाना है मिजोरम में। तो उन्होंने एक जगह, सेंटर ने एक जगह बताई है कि यहाँ पर रीसेटलमेंट करेंगे। तो उनका कहना है कि ये तो ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न अभी भी हमारे हैं, क्योंकि वहां के लोग उल्टा सीधा कह रहे हैं अभी भी ब्रू कम्युनिटी के अगेंस्ट, ठीक है। तो ब्रू क्राइसिस जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, ये अभी हमने डिस्कस भी करा है। 1997 और 98 से लगातार चल रहा है ये क्राइसिस। वहां पर पॉलिटिक्स लगातार चलती आई है, वहां के ब्रूस कम्युनिटी को लगातार भगाया जा रहा था वहां पर से। तो ये अभी हमने डिस्कस करा था कि 4 पार्टी थी इसमें, 4 पार्टी एग्रीमेंट है। मिजोरम गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट और ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल्स फोरम, ठीक है, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, 16 जनवरी 2020 को। उसके अलावा एक एडिटोरियल है टेकिंग न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटी सीरियसली। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं उनका कहना यह है कि जो डेटरेंस है, डेटरेंस का मतलब क्या है कि अभी जो कंट्रीज है न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं कर रही हैं, और डेटरेंस का मतलब है अपने आप को रोकना कि किसी के अगेंस्ट अगर वॉर होती है तो न्यूक्लियर वेपन ना यूज करें, वो आखिरी स्टेप हो न्यूक्लियर वेपन यूज करने का। लेकिन सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन स्टेट ये मानते हैं कि पॉसिबिलिटी है डेटरेंस हो नहीं पाएगा, अगर वॉर होगा तो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ यूज कर सकती हैं। तो पहले तो आपको समझना है कि न्यूक्लियर वेपन किन किन कंट्रीज के पास है। न्यूक्लियर वेपन देखिए टोटल अगर हम देखें, एक तो P5 परमानेंट 5 है, परमानेंट 5 यूनाइटेड नेशन के परमानेंट 5 यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, इन 5 के पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, तो टोटल हमारे पास होगी लगभग 9 कंट्रीज। तो 9 कंट्रीज जो हैं न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज। तो ये 9 कंट्री न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं, इन 9 के पास न्यूक्लियर वेपन है। और ये जो परमानेंट 5 हैं ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर हैं और इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। और बाकी किसी के पास न्यूक्लियर वेपन जब भी इन्होंने बाकी कंट्रीज ने डेवलप करने की कोशिश करी थी तो इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगाए थे, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ठीक है, तो इनके ऊपर। और ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से यूएस, हालांकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके चल रहे हैं उसको लेकर यूएस ने, यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शंस भी लगाई थी ईरान के ऊपर भी। तो ये 9 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है। अगर वॉर होता है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या कहीं भी, तो डेटरेंस जो है कि न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करना, ठीक है। जैसे इंडिया की तो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब है अगर सामने वाली कोई कंट्री यूज करती है तो हम यूज जरूर करेंगे, हम पहले यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। और साथ में ऑथर ने यह भी कहा है, हिस्ट्री की भी बात करी है, सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन अगर हम बोले तो यूएस ने एक न्यूक्लियर वेपन बनाया था सबसे पहले 16 जुलाई 1945 को। 1945 को न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था जो कि सक्सेसफुल था। तो न्यूक्लियर टेस्ट काफी सक्सेसफुल था। और ये जो न्यूक्लियर टेस्ट था, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब अगर हम बोले तो ये यूएस के लिए किसने करा था? फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम, उसके अलावा ये डेट भी एग्जाम में आई है कि सबसे पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 16 जुलाई 1945 को। तो फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब रॉबर्ट ओपेनहेमर, रॉबर्ट ओपेनहेमर,
रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे, ये फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब थे, इन्होंने ही ये न्यूक्लियर टेस्ट करा था। और उस समय जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1939 से 45। तो उस समय जापान ने सरेंडर नहीं करा था, और जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल रहा, यूएस के प्रेसिडेंट ने जापान को वार्निंग करी कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका है, आप सरेंडर कर दीजिए। जापान ने सरेंडर नहीं करा, जापान ने लाइटली लिया। जापान को नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होता है न्यूक्लियर वेपन या ऐसा कुछ टेस्ट सक्सेसफुल है। तो उसके बाद 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, हालांकि यूएस ने बोला था सर्दियों से, विंटर से पहले आपको सरेंडर करना है, लेकिन यूएस फिर सर्दियों तक रुका नहीं। और 6 अगस्त को 1945 और 9 अगस्त को 2 एटॉमिक बॉम्ब गिरा है। 6 अगस्त को हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब से अटैक हुआ, यूएस ने गिराया, और 9 अगस्त को नागासाकी में, ठीक है। और एटॉमिक बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, जो 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया, लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को था उसका था फैट मैन, बॉम्ब का नाम, एटॉमिक बॉम्ब का नाम फैट मैन। तो एग्जाम में ये सब आए हुए हैं, एक तो डेट आई हुई है कि कब हुआ था सबसे पहला सक्सेसफुल टेस्ट, उसके अलावा 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। 2 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी इंस्टेंट, तुरंत, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब गिराने का मतलब बहुत सारी हीट जनरेट होती है, लोग पिघल गए थे लिटरली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। तो यहाँ पर ऑथर यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पर कंट्रीज जो है डिटरेंट नहीं हो पाएंगे। अगर वॉर होगा तो कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सकती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए एक तो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज कौन सी हैं, न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था सबसे पहला, और जो है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब जो है वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा बेरूट जो लेबनान की कैपिटल है, बेरूट, वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। जैसा देख लेते हैं मैप में, लेबनान है कहां पर, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये इजराइल है, और ये आपको दिख रहा होगा ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये लेबनान है। तो लेबनान की कैपिटल जो बेरूत है, बिल्कुल सी कोस्टल एरिया, ये बेरूत यहां पर है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। ये बगल में आपको दिख रहा होगा ये सीरिया है, ISIS यहां पर एक्टिव है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बगल में इराक भी है, ठीक है, सीरिया है, इधर ईरान, इधर इराक भी है, जॉर्डन भी है। तो अलग अलग कंट्रीज हैं वहां पर, ठीक है। वेस्ट, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वेस्ट बैंक है, पूरा इजराइल है। वेस्ट बैंक के ऊपर इजराइल ने काफी कब्जा कर लिया है, ठीक है। ऐसा जो है पैलेस्टीन का आरोप है इजराइल के ऊपर। तो फिलहाल इसमें आता है लेबनान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट को अगर हम समझें क्या ब्लास्ट था और किस तरीके का ब्लास्ट था, तो एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि लेबनान की कैपिटल क्या है, एग्जाम में ये आ सकता है, बेरूट। लेबनान देखिए कोस्टल एरिया के पास एक कुछ साल पहले, 6 साल पहले अराउंड, एक शिप को कन्फिस्केट किया था। उस शिप में कुछ बारूद था, अमोनियम नाइट्रेट। एक तो ये पता होना चाहिए अमोनियम नाइट्रेट को कन्फिस्केट किया था, अमोनियम नाइट्रेट को, और उस अमोनियम नाइट्रेट को एक वेयर हाउसेस में रखा गया था बेरूत में। और वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि एक वेल्डिंग करने वाला जो इंडिविजुअल था वो वेल्डिंग कर रहा था, और वेल्डिंग की जो चिंगारी थी अमोनियम नाइट्रेट में लगती है, और 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट था, और एक बहुत भयंकर बड़ा ब्लास्ट हुआ, ठीक है। और एक मशरूम क्लाउड जनरेट हुआ। मशरूम क्लाउड का मतलब है ऐसा मशरूम क्लाउड, और ये लगभग 180 माइल तक इसकी आवाज सुनाई दी, और आसपास के पूरे घरों में मिट्टी धूल पूरा फैल गई, रहने लायक वो जगह नहीं बची, ठीक है। और लगभग लाखों लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा इतने बड़े ब्लास्ट की वजह से। और लगभग 1500 टन जो अनाज भी था बेरूत में, 1500 टन 1500 टन जो है अनाज खराब हो गया इतने बड़े ब्लास्ट की वजह से। पूरा धूल, मिट्टी, बारूद, वो सारा का सारा वहां पर फैल गया। तो पूरी दुनिया ने, जो लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर है, एग्जाम में एक तो आपको ये भी आ सकता है लेबनान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये जरूरी नहीं कि ऐसा है कि ब्लास्ट किया है। एग्जाम में एक ही पर्टिकुलर न्यूज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको वो सारे क्वेश्चन समझने हैं। तो एक तो एग्जाम में ये आ सकता है लेबनान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, लेबनान की कैपिटल क्या है, और ब्लास्ट किस चीज का था, अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट था। उसके अलावा ये पता होना चाहिए कि मशरूम क्लाउड क्या होता है।
मशरूम क्लाउड का मतलब है जब बहुत बड़ा ब्लास्ट हो तो एक पूरा एक जो हवा जो है चिंगारी टाइप की बहुत बड़ी आग होती है, तो पूरा धुआं एक साथ ऊपर की तरफ जाता है। जैसे 1945 में जो हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिरा था तो एक मशरूम क्लाउड जनरेट हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए, अराउंड 1500 टन था। तो एक तो आ सकता है अमोनियम नाइट्रेट, किस चीज का ब्लास्ट था? अमोनियम नाइट्रेट। कहां था? बेरूत में, लेबनान में, ठीक है। और ये गलती से वहां पर एक आदमी की गलती से, वेल्डिंग वाले करने वाले की गलती से ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। ये मशरूम क्लाउड की एक फोटो है जो लेबनान में अभी ब्लास्ट हुआ है, ये लगातार न्यूज में था, ठीक है। तो 27 एग्जैक्टली 2750 टन था, ठीक है। और लगभग 3 लाख लोग इफेक्टेड थे, तो उन्होंने टेम्पररी होमलेस हो गए हैं, लोगों को घर खाली करना पड़ा है, ठीक है। ये लगातार न्यूज में है। उसके अलावा जीआई टैग, एमपी गवर्नमेंट को जीआई टैग नहीं मिलना चाहिए बासमती राइस का, पहले तो ये समझना है। ये पंजाब की सरकार ने बोला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इंपॉर्टेंट ये है कि जीआई टैग होता क्या है। देखिए जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग हमारा होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, टैग। अब इसमें होता क्या है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग में? इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा कि जैसे कि जीआई टैग एक लोकेशन स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर मैं बोलूं देहरादून बासमती, अब देहरादून बासमती एक ब्रांड है, ब्रांड। अब ऐसा हो सकता है, मान लिया कि राजस्थान में किसी ने बासमती उगाई और देहरादून बासमती एज अ ब्रांड टैग लगा के बेचना स्टार्ट करें, तो उन्हें फायदा हो सकता है क्योंकि देहरादून बासमती फेमस है और जो भी बिजनेस करेगा देहरादून बासमती का उसे फायदा हो सकता है। लेकिन वो जो ब्रांड है वो देहरादून से लिंक्ड है, तो यहां उत्तराखंड की सरकार उसका जीआई टैग करा देगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। उससे क्या फायदा होगा? जीआई टैग, कोई भी स्टेट या कोई भी इंडिविजुअल कंपनी अगर देहरादून बासमती के नाम से बासमती बेचना चाहते हैं तो उत्तराखंड सरकार को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो देहरादून का ब्रांड है। अगर उनकी क्वालिटी खराब रही तो देहरादून बासमती का ब्रांड भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो जीआई टैग जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। जैसे अगर मैं बोलूं दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम क्या करें, दिल्ली में कहीं पर चाय पत्ती उगाए और चाय पत्ती उगाकर उसमें पूरी पैकेजिंग करके दार्जिलिंग टी करके बेचने स्टार्ट करें, क्योंकि दार्जिलिंग टी एक अपने आप में ब्रांड है। तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने इसका जीआई टैग करवा रखा है। तो जो भी अगर दार्जिलिंग टी के ब्रांड से अगर बेचना चाहे तो वेस्ट बंगाल की सरकार को रॉयल्टी वगैरह पे करनी पड़ती है, ताकि वहां की जो होम इंडस्ट्रीज हैं उन्हें लॉस ना हो, जो भी दार्जिलिंग टी का बिजनेस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा पश्मीना शॉल, ये सब जीआई टैग से रिलेटेड होते हैं। पश्मीना शॉल जैसे कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके अलावा कांचीवरम साड़ीज, तो जहां भी लोकेशन से रिलेटेड है ये सब जीआई टैग होते हैं। उसके अलावा बंगाली रसगुल्ला, तो ये सब जीआई टैग हैं जो रजिस्टर्ड हैं अलग अलग नाम से। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जीआई टैग क्या है। उसके अलावा यूएस ने प्लान करा है हाई लेवल ताइवान विजिट, उसकी वजह से चाइना को गुस्सा आ गया है। क्यों गुस्सा आया? उसके लिए ताइवान की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। एक तो देखिए 1949 में, अगर हम बात करें 1949 में चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ, चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ। अब चाइनीज रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? कम्युनिस्ट पावर में आ गया, वहां पर कम्युनिस्ट रूल आ गया। कम्युनिस्ट रूल का मतलब है वहां पर सिंगल पार्टी रूल है, सिंगल पार्टी रूल है और नो इलेक्शन, कोई इलेक्शन नहीं होते हैं चाइना में। तो वहां की कम्युनिस्ट सरकार एक तरीके से हम बोल सकते हैं मनमानी करती है, ठीक है। तो कोई इलेक्शन नहीं है। तो चाइनीज रिवॉल्यूशन आया। रिवॉल्यूशन किस तरीके से आया? उन्होंने हथियारों के थ्रू रिवॉल्यूशन आता है। तो कम्युनिस्ट सरकारें हमेशा हथियारों, खून खराबा बहाने के बाद ही रिवॉल्यूशन आता है। तो चाइना में जो पार्टी रूल कर रही थी उस समय, तो उनको मारपीट करके भगाया गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया। और जो चाइना की जो आर्मी थी पीएलए, पीपल्स जो है लिबरेशन आर्मी, उन्होंने वहां की सरकार को वहां से खदेड़ दिया और वहां की सरकार चाइना से भाग के ताइवान में चली गई। तो मैप से समझ लेते हैं ये चाइना है। और यहां पर क्योंकि कम्युनिस्टों ने क्या करा, सरकार के ऊपर जो रूल कर रहे थे उनके ऊपर अटैक करा, तो वहां के लोग जो है ताइवान भाग गए।
तो ये ताइवान है, ये छोटा सा आइलैंड एक ताइवान का है, तो यहाँ पर वो भाग गए मेनली, ठीक है। तो चाइना की जो मेन सरकार 1949 से पहले जो चाइना को चला रही थी वो इस समय अब ताइवान में है और चाइना में कम्युनिस्ट रूल आ गया। तो अब हुआ क्या देखिए, क्योंकि 1949 में एक तो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर जो था चाइना था, लेकिन क्योंकि अब वो ताइवान में भाग चुके थे, अब वो ताइवान अपने आप को ऑफिशियली क्या कहते हैं, ताइवान अपने आप को बोलते हैं ऑफिशियली ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो ये कहते हैं हम हैं असली चाइनीज, रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं अपने आप को कि हम हैं एक्चुअल चाइनीज, ठीक है, ROC ताइवान। और जो चाइना में जो बैठे हुए हैं वो क्या है, वो PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो जो चाइना में इस समय कम्युनिस्ट रूल कर रहे हैं उन्हें PRC बोलते हैं, जो ताइवान में रूल कर रहे हैं उन्हें ROC बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ ताइवान। ये ताइवान को यूनाइटेड नेशन एक अलग कंट्री रिकॉग्नाइज फिलहाल नहीं करता, और चाइना का कहना यह है जो भी कंट्री ताइवान के साथ रिलेशन बनाएगी हम उसके साथ ज्यादा रिलेशंस नहीं बनाएंगे। तो चाइना का ताइवान के साथ बनता नहीं है, क्योंकि ताइवान क्लेम करता है वो असली चाइनीज है। और 1971 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने भी 1971 में यूनाइटेड नेशन ने भी ROC को रिजेक्ट करा और PRC को एज अ परमानेंट मेंबर एक्सेप्ट करा, रिकॉग्नाइज करा। उससे पहले 1971 से पहले ROC जो ताइवान में थे उनको ही परमानेंट मेंबर एक्सेप्ट कर रहे थे। तो अब क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में एक तरीके का ट्रेड वॉर टाइप का चल रहा है, तो रिलेशंस यूएस चाइना के बीच में खराब है, तो यूएस हो सकता है जानबूझ के इरिटेट करने के लिए ताइवान के साथ रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है। यूएस ने अनाउंस करा है कि एक हाई लेवल विजिट करेंगे ताइवान में, और 1979 के जो डिप्लोमेटिक वो थे वो रिवाइव करेंगे। तो एक हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है यूएस और ताइवान के बीच में। उसके बाद से चाइना नाराज चल रहा है, चाइना नाराज चल रहा है कि यूएस ताइवान में क्यों विजिट कर रहा है। यूएस की पॉलिसी सिंपल सी ये रही है, जो भी ताइवान से रिलेशन में रहेगा हम उसका बॉयकॉट करेंगे। तो ये एक न्यूज में रहा, ये आपको एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आज का जो लास्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा है उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो वो इशू क्या है वो समझ लेते हैं। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन है वो किस हिसाब से दिया जाता है। रिजर्वेशन दिया जाता है एक तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस के ग्राउंड में। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 और 16 है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 और 16 क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, कलर, ठीक है, ये सब कहता है। उसके अलावा जेंडर भी कहता है, ठीक है, रिलीजन भी कहता है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा जो आर्टिकल 15 अंडर आर्टिकल 15 में कुछ क्लॉजेज हैं, उसमें सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात करता है आर्टिकल 15 और 16। आर्टिकल 16 गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन की बात करता है, और आर्टिकल 15 अदर देन गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन की बात करता है। अदर देन गवर्नमेंट जॉब्स का मतलब है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इसकी बात करता है। तो जैसे कॉलेजेस में एडमिशन को लेकर है वहां रिजर्वेशन की बात करता है आर्टिकल 15। SC ST OBC को जो रिजर्वेशन है उसकी बात करता है। और एक हमारा 1993 का इंदिरा शौने केस है, इंदिरा शौने केस है जिसमें एक 50% की सीलिंग है। मतलब टोटल अगर मान लिया कि 500 वैकेंसीज आई तो 250 से ज्यादा वैकेंसीज में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, 50% सीट्स में ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है इंदिरा शौने केस 1993 का, ठीक है। अब जो है 1993 में ही उस समय भी जो गरीब लोग हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई रिजर्वेशन की बात नहीं थी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड का मतलब ये है कि कास्ट के बेसिस में अगर हमारी सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये इस कास्ट के हैं, ये इस कास्ट के हैं, और जो कि पुराने टाइम से होता रहा है, बहुत सारे लोग डिस्क्रिमिनेशन करते रहे हैं, इस वजह से रिजर्वेशन दिया जाता था SC, ST और ओबीसी को ज्यादातर को रिजर्वेशन सोशल बैकवर्डनेस की वजह से और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से भी दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो लिटरेसी रेट है, तो उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता था। SC, ST, OBC की अलग अलग कैटेगरीज उसमें थी, लेकिन गरीबी क्राइटेरिया नहीं था, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्योंकि गरीबी क्राइटेरिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्राइटेरिया नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में रिजेक्ट करा था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, क्राइटेरिया को। अब मोदी सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, गरीबों के लिए भी, जनरल कैटेगरी के जो गरीब लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन डिक्लेयर किया था, जनरल कैटेगरी के जो वीकर सेक्शन है गरीब लोग। अब लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कुछ है ही नहीं। तो एक तो हमारे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट्स किए गए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसमें ऐड किया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऐड किया गया। आर्टिकल 15 का क्लॉज 6, आर्टिकल 16 का भी क्लॉज 6, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऐड किया गया कि उस बेसिस पे भी स्टेट गवर्नमेंट लोगों को रिजर्वेशन दे सकती है, जनरल कैटेगरी के वीकर सेक्शन को। अब इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज सच कुछ था नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बेसिस पे रिजर्वेशन दिया है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जो रिजर्वेशन है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये रिजेक्ट होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है 50% जो सीलिंग है, अभी हमने डिस्कस करा 50% सीलिंग, इसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा है, मतलब 60% रिजर्वेशन हो जाता है, तो ये 50% के ऊपर की सीलिंग है, तो इस वजह से भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसलिए कोर्ट में चैलेंज किया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तब बैठती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब है जब सुनवाई जो है एटलीस्ट 5 जजेस बैठे, एटलीस्ट 5 जजेस। तो किसी भी केस की सुनवाई के लिए 5 जज जब बैठते हैं तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं, और 5 या 5 से ज्यादा जज तभी बैठते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मामला हो, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड मामला हो, ठीक है। और सबसे बड़ी जो बेंच थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 13 जज बेंच थी, 13 जज बेंच थी 1973 की, 1973 केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, 13 जज इसमें बैठे थे सुनवाई के लिए। तो मतलब वकील जेरा कर रहे थे और सामने 13 जज बैठे हुए थे, तो सबसे ज्यादा 13 जज 1973 में बैठे। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। तो ये जो हमने डिस्कस करा, एक तो केशवानंद भारती केस 1973 का 13 जज बैठे थे, सबसे बड़ी बेंच, ये भी एग्जाम में कई बार आया है। इंदिरा सोने केस 50% सीलिंग, ये भी एग्जाम में आया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 50% सीलिंग के ऊपर 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। और ये रिजर्वेशन देने से पहले, उससे पहले आर्टिकल 15 और 16 में अमेंडमेंट्स करना जरूरी थे, ये भी एग्जाम में आया है। उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एग्जाम में आया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती केस में बोला था 1973 में। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस करी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।